नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोकतांत्रिक अधिकारों यानी डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक सोशल साइंस की किताब है। अब हम सब ने स्कूल में अपने अधिकारों के बारे में पढ़ा है, समानता, स्वतंत्रता वगैरह। हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन आज की चर्चा इससे कहीं आगे जाएगी। हम इस किताब के जरिए एक बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकार एक तरफ तो हमें दी गई पक्की गारंटी लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन पर लगातार बहस होती है, इन्हें तोड़ा जाता है और यहाँ तक इनकी परिभाषा भी बदलती रहती है। बिल्कुल सही कहा। और अधिकारों की असली कीमत तभी समझ आती है जब हम ये देखते हैं कि उनके बिना दुनिया कैसे दिखती है। हाँ। हमारा सोर्स इसकी एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। वो गुआंतानामो बे जैसे कानूनी ब्लैक होल की बात करता है, जहां लोगों को बिना किसी सुनवाई के सालों तक कैद रखा गया। सालों तक। वो सऊदी अरब जैसे देश का उदाहरण देता है, जहां शासन के खिलाफ एक शब्द कहना भी मना है, और कोसोवो में हुए नरसंहार की याद दिलाता है, जहां बहुमत ने अल्पसंख्यकों को कुचल दिया था। ये तीनों उदाहरण ये एक ही बात चीख चीख कर कहते हैं ना? हाँ, कि जब सरकार या समाज की ताकत पर कोई लगाम ना हो तो क्या होता है। ये हमें सीधे सवाल पर ले आता है कि आखिर एक अधिकार सिर्फ एक अच्छी ख्वाहिश या मांग से अलग कैसे है? क्या चीज इसे इतना मजबूत बनाती है? और यहीं पर हमारा सोर्स दो बहुत जरूरी बातें बताता है। एक, अधिकार सिर्फ आपका दावा नहीं है। पहली शर्त है कि उसे समाज की मान्यता मिले। समाज ये माने कि हाँ, ये दावा जायज है, तर्कसंगत है। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, उसे कानून की मंजूरी मिले। जैसे ही कोई अधिकार कानून की किताब में दर्ज हो जाता है, वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक लागू की जा सकने वाली ताकत बन जाता है। मतलब तब आप उसे मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए से भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि इसमें समानता का अधिकार है, लेकिन असल मजा इसकी गहराइयों में। सोर्स ये साफ करता है कि इसका मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं है। सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। संविधान अवसर की समानता की बात करता है, और यहीं पर आरक्षण जैसा कह सकते हैं एक जटिल मुद्दा सामने आता है। कई लोगों को लगता है कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, एक तरह का भेदभाव है। बिल्कुल, ये सबसे आम तर्क है। लोग कहते हैं कि अगर सब बराबर हैं तो फिर किसी को विशेष सुविधा क्यों दी जाए। क्या सोर्स इस गहरी सामाजिक धारणा पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, वो इसे सीधे सीधे संबोधित करता है। सोर्स के मुताबिक आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसे हासिल करने का एक जरिया है। अच्छा। तर्क ये है कि आप उस इंसान के साथ बराबरी का बर्ताव कैसे कर सकते हैं जिसे हजारों सालों से सामाजिक और शैक्षिक तौर पर दौड़ में शामिल ही नहीं होने दिया गया। आरक्षण उस ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई करने की एक कोशिश है, ताकि हर कोई दौड़ शुरू करने के लिए एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो सके। लेकिन कानून बना देना एक बात है और समाज का उसे अपनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये तो है। सोर्स में पी साइनात की 1999 की एक रिपोर्ट का जिक्र है, जो दिखाता है कि छुआछूत पर कानूनी रोक के दशकों बाद भी जमीनी हकीकत कितनी डरावनी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ी है वो रिपोर्ट। दलितों के लिए अलग काप, नाइयों का उनके बाल काटने से मना करना। बिल्कुल। और वो रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि कानून बनाना लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। सही कहा। ये दिखाता है कि असली समानता सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव से आती है। कानून एक जरूरी हथियार है, पर लड़ाई समाज के भीतर लड़ी जानी है। ठीक है। अब स्वतंत्रता के अधिकार पर आते हैं। हम सबको पता है कि इसमें बोलने, इकट्ठा होने, घूमने फिरने की कई तरह की आज़ादियां हैं। लेकिन यहाँ असली मुद्दा इन आज़ादियों की सीमाओं का है। ये असीमित तो नहीं है। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। मिसाल के तौर पर आपकी बोलने की आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाने या समाज में हिंसा भड़काने का खतरा शुरू होता है। अच्छा। और इसी संतुलन को लेकर अदालतों में लगातार बहस चलती रहती है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा सरकार की मनमानी। और इसी अधिकार के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो तो शायद राज्य की ताकत पर सबसे बड़ी लगाम है। सोर्स में गिरफ्तारी से जुड़े नियमों का भी जिक्र है। हाँ, और ये नियम बहुत जरूरी है। किसी को गिरफ्तार करने की वजह बतानी होगी। 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसे अपने वकील से बात करने का हक होगा। ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये एक आम नागरिक और पुलिस की ताकत के बीच एक ढाल है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सरकार किसी को यूं ही गायब न कर सके, जैसा कि कई तानाशाही देशों में होता है। तो हमारे पास समानता का अधिकार है,
जो सबकी बराबरी की बात करता है, और स्वतंत्रता का अधिकार है जो व्यक्ति की आजादी को बचाता है। हाँ, और स्वतंत्रता का अधिकार है जो व्यक्ति की आजादी को बचाता है। इसके अलावा शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का भी जिक्र है। ये सभी अधिकार समाज के सबसे कमजोर तबकों को एक तरह की, कह सकते हैं, सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल। ये अधिकार इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का राज नहीं है। ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि बहुमत अपनी ताकत के नशे में अल्पसंख्यकों या कमजोर लोगों के अधिकारों को कुचल न दे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए मेरे किसी अधिकार का हनन होता है, तो ये खूबसूरत शब्द मेरी मदद कैसे करेंगे? क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे हैं? यहीं पर हमारा संविधान अपना सबसे शक्तिशाली पत्ता खोलता है। छठा मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, और इसकी वजह बहुत सीधी है। क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। एकदम सही। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे? हाँ, सीधे। आपको निचली अदालतों के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और अदालतें इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट यानी रिट्स जारी कर सकती हैं। रिट, ये शब्द सुनने में भारी लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? रिट को आप अदालत का रेड बटन समझ सकती हैं। रेड बटन? हाँ, ये एक सीधा, बिना किसी लाग लपेट का आदेश होता है जिसे कोई भी सरकारी अधिकारी या संस्था नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये अदालत का हुक्म हो सकता है कि किसी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत पेश किया जाए, या सरकार को कोई ऐसा काम करने से रोका जाए जो किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। अच्छा, ये अधिकारों को लागू करवाने का सबसे तेज और सबसे ताकतवर औजार है। तो संविधान ने अधिकार दिए और उन्हें लागू करवाने के लिए अदालतों को ये रेड बटन भी दे दिया। लेकिन सोर्स में एक और बहुत दिलचस्प बात है, अधिकारों का विस्तारित दायरा। इसका मतलब है कि हमारे अधिकार बढ़ भी रहे हैं। ये कैसे होता है? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे आकर्षक हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमारा संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के शब्दों की नई नई व्याख्याएं की हैं, जिससे हमारे अधिकारों का दायरा और मतलब दोनों बढ़ गए हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। हाँ, संविधान में लिखा है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। शुरू में इसका मतलब बस जिंदा रहने का अधिकार यानी मौत से सुरक्षा माना जाता था। मतलब सरकार आपको मनमाने ढंग से मार नहीं सकती, सीधा साधा मतलब है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दशकों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना। अच्छा। और ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। अचानक जीवन के अधिकार के अंदर ही भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि निजता का अधिकार भी शामिल हो गए। वाह, मतलब अदालत ने कहा कि अगर सरकार आपको भूखा मरने दे रही है, हाँ, तो वो भी आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, इसका तो सरकारी नीतियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। जबरदस्त असर। इसने पूरी सोच को पलट दिया। जो चीजें पहले सरकार की कल्याणकारी योजनाएं या एक तरह का दान मानी जाती थी, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन देना, वो अब नागरिक का कानूनी हक बन गई। हक बन गई। हाँ, अब एक नागरिक सरकार पर इसलिए मुकदमा कर सकता है कि सरकार उसे जिंदा रहने के साधन मुहैया कराने में नाकाम रही। इसने शासन की जिम्मेदारी को पूरी तरह से दोबारा परिभाषित कर दिया। और एक और उदाहरण सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का है। ये तो मूल संविधान में था ही नहीं, तो ये कहां से आया? ये भी अदालती व्याख्या का ही कमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तब तक बेमानी है जब तक नागरिक के पास जानकारी ही ना हो। आप सरकार के बारे में अपनी राय कैसे बनाएंगे या व्यक्त करेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि सरकार कर क्या रही है? सही बात है। इस तर्क के आधार पर सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक स्वाभाविक हिस्सा माना गया। बाद में इस पर एक मजबूत कानून भी बना। तो अदालतें, जनहित याचिकाएं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थान मिलकर इन अधिकारों के दायरे को लगातार बढ़ा कर रहे हैं।
क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भी कोई भूमिका है? हाँ, बिल्कुल है। सोर्स में जिक्र है कि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। अच्छा। ये समझौते स्वास्थ्य, काम और एक बेहतर जीवन स्तर जैसे अधिकारों के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करते हैं। जब हमारी अदालतें अधिकारों की व्याख्या करती हैं, तो वे इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखते हैं। ये हमारे अधिकारों को एक वैश्विक संदर्भ देता है। तो आज की हमारी चर्चा का निचोड़ ये है कि अधिकार कोई स्थिर या ठहरी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा हो सकता है, फिर समझा कि कैसे भारतीय संविधान ने हमें अधिकारों का एक मजबूत ढांचा दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिकार एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह हैं, जिससे अदालतें, एक्टिविस्ट और आम नागरिक मिलकर समय के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और नया रूप दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो सीधे हमारे सोर्स से ही निकलता है। सोर्स कहता है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, नए अधिकार सामने आते हैं। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारी राजनीति, हमारा समाज, सब कुछ डेटा और इंटरनेट से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। ऐसे में हमें किन नए अधिकारों को परिभाषित करने और उनके लिए लड़ने की जरूरत है? क्या इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए? गलत मालूमात के इस दौर में सच्चाई जानने का अधिकार कैसा दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें डिजिटल दुनिया से दूर रहने का अधिकार, यानी राइट टू बी ऑफलाइन भी चाहिए? ये वो सवाल है जो हमारे समय में अधिकारों की कहानी को आगे लिखेंगे।